गुरुवर सादर प्रणाम। मैं संजय कुमार। गुरुवर नियमावली जो 2 भाग में हम लोगों ने यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे चलाया, उसका आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आशा से अधिक आप लोगों का आशीर्वाद मिला, इसके लिए धन्यवाद। आज से कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। पहले 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने सवाल किए कि नियोजित शिक्षक के बारे में आपने कहा, उम्र सीमा के बारे में आपने चर्चा की। तो मित्रों, मैंने जो उस नियमावली में पढ़ा उसे ही आपको बताया, और वो उन शिक्षकों के लिए है जो प्राइवेट टीचर हैं, चाहे वो CBSE से हैं, ICSE बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं। उसके बारे में जो शिक्षक हैं उसमें क्लियर नियमावली में कहा गया है कि जो शर्तें हैं वही रहेंगी। यानी एक ही पद के लिए एक व्यक्ति किसी खास शर्त के साथ नौकरी में गया, यानी सपोज डैट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियोजित शिक्षक, एडहॉक शिक्षक, किसी के लिए भी बिहार सरकार ने अगर रखा कि 50 वर्ष की आयु तक के लोग इसमें आ सकते हैं, तो जो कुछ भी रखा गया वही है एज इट इज। यानी जिन शर्तों पे आप शिक्षक बने हैं वही शर्त यहाँ भी लागू होती है। एक बात। दूसरी बात और क्लियर कर दूं, अगर कोई व्यक्ति आज 55 साल का है और वो हेडमास्टर बनना चाहता है सीधी भर्ती परीक्षा के द्वारा, तो उसके लिए स्वयमेव ये मौका समाप्त हो जाता है। कैसे? चूँकि परीक्षा की प्रक्रिया और परिणाम निकलते निकलते 2022 के 5, 6, 7 महीने लग जाएंगे। यानी आज वो 55 साल का है तो कल वो 56 साल में उसकी नियुक्ति आएगी। फिर उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रवीक्षा अवधि है 2 वर्षों की, प्रोबेशनरी पीरियड है, प्रोविशन में उसे 2 वर्ष रहने पड़ेंगे। तो सोच लीजिए कि आज 55 का है तो 56-57 में नौकरी में गया, 56 में भी गया तो 2 साल प्रोबेशन, 57-58। प्रोबेशन में एक और सुविधा है, रियायत है। किसी कारण से 2 वर्षों में उसका प्रोबेशन पीरियड में, प्रवीक्षा अवधि में परिणाम संतोषप्रद नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद भी एग्ज़ाम होने हैं। हालांकि वो बड़े हल्के होंगे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे, लेकिन किसी कारण, प्रकृति है, बीमार पड़ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो उसे 1 साल और मिलेगा एक्सटेंशन। तो सोच लीजिए 58-59 तक पहुंच गया, 60 साल की नौकरी है। ये दोनों लिमिट अपने आप में बताता है कि 50 साल, हद से हद 52 साल से अधिक के लोगों के लिए इसमें कोई लाभ नहीं है तो उनके लिए कोई एज सीमा नहीं, लेकिन इसके सारे नियम एक एज का ग्रिड बनाता है, एक बैरियर खड़ा करता है, एक बाधा खड़ा करता है। वो प्रोविज़न है और एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया है। तो ये सवाल आपके कुछ लोगों के थे, तो उसका ये जवाब है। कुछ लोगों ने कहा वेतनमान पे क्या लेंगे? बिल्कुल लेंगे, चूँकि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत है ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी नियमावली, इसलिए लेंगे। और उस शंका का समाधान खुद अखबार में आ गया कि पे स्केल डिक्लेयर कर दिया। बहुत शिक्षक उससे अधिक पे स्केल पे हैं तो वो लोग स्वयमेव नहीं जाएंगे, क्योंकि पे कम करके तो जाएंगे नहीं। तीसरी बात, अखबार में अभी दैनिक भास्कर में मैंने पीछे देखा कि परीक्षा को लेकर कुछ विषयों को लेकर चर्चा है। आप वो सब कन्फ्यूज़न में ना जाएं, आप सीधे अपने समान अध्ययन से तैयारी शुरू करें। समान अध्ययन एक ऐसा चीज़ है, और इसके माध्यम से मैं आपको तैयारी के सारे आयाम पे बात करता रहूँगा। हालांकि ये सिलेबस आधिकारिक नहीं है, मैं कह रहा हूँ आद्य है, प्रोटोटाइप है। प्रोटो मतलब क्या है? किसी चीज़ के फाइनल बनने से पहले का स्वरूप, एक अनुमान है जो अपने ज्ञान अनुभव से हमने तैयार किया है, हमारी शोध टीम ने तैयार किया है कि कम से कम नियमावली पे तो वैकल्पिक प्रश्नों को देख लिया जाए बहुविकल्पीय स्टाइल में। तो उससे 2 फायदे हैं।
एक तो नियमावली उंगली पे आ जाएगी, टिप्स पे। और दूसरी बात आप ये समझेंगे, चूँकि बहुत दिन हो गए आपको कंपटीशन दिए हुए, कि परीक्षा में प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी होगी, तेवर कैसा होगा, उसका त्वरा क्या होगा। तो इन सारी बातों को इस नियमावली के का कन्वर्जन जो हुआ है प्रश्नों में, हमने क्या किया है, अपने ओर से केवल कन्वर्जन किया है। वो नियमावली एक टेक्स्ट था, वो डिस्क्रिप्शन था, विवरणात्मक था। उस विवरण को हमने सहेज कर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी जो पूछे जाएंगे 150 नंबर के, ये तो तय नियमावली में है, और वो कोई और नहीं निर्भर करता, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, संवैधानिक चीज़ है, जो अभी के कक्षा में ही क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए किसी ढंग का कन्फ्यूजन ना रखें। और कक्षा प्रारंभ करता हूँ, नियमित कक्षा चलेगी। इसके लिए आपसे सादर आग्रह और निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहे, आप कक्षा से जुड़े रहे। सब कुछ निःशुल्क है। इसलिए देखिए, अब पहला शब्द है नियमावली में परंतुक, संस्कृत का शब्द है। मूलतः इसका मतलब ही होता है नियम, कानून, कायदे, परंतुक। तो मैंने यहाँ से ही सवाल उठा दिया कि इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। लॉ नहीं कह सकते परंतुक को, तो इसको प्रोविजो या प्रोवाइजो, जो भी आप कहना चाहें, इस शब्द को आप कहेंगे। परंतुक है, इसमें एक प्रूफ मिस्टेक है, पुरंतुक नहीं परंतुक है, प्रोविजो। दूसरी बात है, भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 309 के बारे में क्या सत्य है या हैं, यानी बहुवचन एक से अधिक हैं या एक हैं। पहला, भारत के संविधान भाग 14 और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के अंतर्गत इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 309 क्या बता रहा है, जिससे आपका वास्ता है, जिसके तहत नियमावली प्रकाशित हुई है, आलोकित हुई है, स्पष्ट है उसमें कि ये कहाँ से लिया गया है। तो संविधान खोलेंगे तो भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो भी सेवाएं होंगी उसके बारे में बताया गया है कि क्या प्रोविजंस हो सकते हैं उसमें, और उस पर कैसे कोई नियमावली बनेगी, कैसे कोई नियम बनेगा। इसमें संघ अथवा राज्य की सेवाएं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्त की चर्चा है। भर्ती और सेवा शर्त की चर्चा, इसलिए ये न रहे कि वेतनमान पे भर्ती नहीं होगी, संवैधानिक चीज़ है। बिहार में प्रथम प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा की नियमावली इसी अनुच्छेद के अनुसार निर्मित हुई है। ये सारे विकल्प सही है, तो आंसर चौथा, ये उपरोक्त सभी ऑल आर राइट। तीसरा प्रश्न, अनुच्छेद 309 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों की चर्चा करें। तो इसे संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए समुचित विधानमंडल के अधिनियम, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवा और पदों के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनिमय कर सकेंगे। यानी इस उपबंध के रहते क्या होगा कि विधानमंडल के अधिनियम, यानी जो विधानसभा है, विधान परिषद है बिहार में, तो कंप्लीट विधानमंडल है, तो उसके वो इन सेवाओं की भर्ती की नियुक्ति की नियमावली पर कार्य करेगा, इसी के आलोक में करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कहेगा मुफ्त में खटो या कोई ऐसी चीज़ नहीं, चीज़ें बनाएगा लेकिन आलोक में उसी के गाइडलाइन के अनुसार, अनुच्छेद 309 के। परंतु जब इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस नियमित उपबंध नहीं किया जाता है, तब यथास्थिति अब कहता है कि विधानमंडल द्वारा अगर नहीं बनाया गया, विधानमंडल सत्र में नहीं है, तो कौन कानून बनाता है? तब अध्यादेश की तरह ये ऑर्डर आएगा, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आएगा, और या तो राज्य के केस में गवर्नर ऑर्डर से आएगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी गवर्नर उसका प्रतिनिधि है, तो यह भी कोई भी 309 के चीज़ की घोषणा कोई आम आदमी नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेगा, या तो लोकसभा मतलब संसद करेगी, भारत की पार्लियामेंट या विधानमंडल। सत्र में नहीं है तो ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो गवर्नर के ऑर्डर से हुआ। गवर्नर द्वारा स्वयं या उसके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति, नामित व्यक्ति, जिसने इस ऑर्डर को निकाला है, जिनका नाम मेरे ही नाम का है, संजय कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन है, तो उन्होंने संबंधित सेवा पदों की दिशा में राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति जिसे वो निर्दिष्ट करे और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में
राज्य या राज्यपाल के ऐसे व्यक्ति जिसे वो विनिर्दिष्ट करे ऐसी सेवाओं पदों के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनिमय करने वाला नियम बनाने के लिए सक्षम होगा और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। इसलिए बात हवा में नहीं है, इसलिए तैयारी करें और इसका लाभ उठाएं। आज से ही कछुए की तरह यात्रा शुरू करें, मंजिल मिलेगी। पाठ्यक्रम आते आते तक ढेर सारी आपके पास जानकारी हो चुकी होगी। यही इस आद्य क्लास का, इस प्रोटो क्लास का यही मतलब है। प्रोटो शब्द का मतलब ही यही होता है, किसी फाइन थिंग, किसी अंतिम, किसी तैयार चीज़ से पहले का जो एक रूप, एक खाका बनेगा, उसी को ही आद्य कहते हैं, उसी को ही प्रोटो कहते हैं अंग्रेजी में। तो 1 और 2 दोनों सही है इस प्रश्न के केस में। अब नेक्स्ट चलते हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु विभागीय संकल्प 1021 दिनांक 5 जुलाई 2013 का क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, ये संकल्प लिया गया था, संकल्प संख्या 1021, कब? 5 जुलाई 13 को। तो इसी संकल्प का प्रभाव है कि हर पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। आज वहाँ प्रिंसिपल की ज़रूरत है, तो इसी संकल्प के द्वारा कमीशन से प्रिंसिपल वहाँ आ रहा है। तो बात दूर से आ रही है, 13 से ही आ रही है। प्रक्रिया थोड़ी स्लो है, सरकारी चीज़ है, 7 साल लग गए, 8 साल में जाके नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन यह एकाएक उठा हुआ कोई विषय नहीं है, इस विषय का एक इतिहास है, एक बहुत बड़ा एक ठोस इस पे कदम है। तो पहला कि माध्यमिक विद्यालय विहीन सभी पंचायतों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों की उपयुक्त संकल्प के आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रमोशन दिया गया है, उत्क्रमित कर दिया गया, यानी 10वीं के था उसे 12वीं का कर दिया गया। सभी पंचायतों में एक महाविद्यालय भी नहीं, ये नहीं है, पहला और दूसरा सही होगा, इसलिए उपयुक्त 1 और 2 सत्य है। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग बिहार सरकार अपने नियंत्रणाधीन प्रधानाध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन करने जा रही है। इस संवर्ग के अंतर्गत नियुक्ति के अवसर किन्हें मिलेंगे? तो पहला, राज्य सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अधीन कार्यरत माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों को, यानी लोकल सेल्फ बॉडी के अंदर जो टीचर काम कर रहे हैं, चाहे वो गांव में पंचायती राज के केस में हो और शहर में नगर निकाय के केस में हो, नगर पालिका, नगर निगम, जो कह लीजिए, जो आपके यहाँ है म्यूनिसिपल। और दूसरा, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी उच्च माध्यमिक शिक्षकों को। तो गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी ये मौका मिलेगा। तीसरा, CBSE, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड के निजी स्कूल जिनको संबद्धता परमानेंट प्राप्त है, एफिलिएटेड हैं किसी भी बोर्ड से, टेम्पोररी नहीं, परमानेंट, उनके कार्यरत शिक्षकों को, ये इसकी ब्यूटी है। यानी तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए उत्तर 4। नेक्स्ट, नियमावली 2021 में उल्लिखित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का क्या अभिप्राय है? इसमें कहता है उत्क्रमित यानी प्रमोटेड का क्या अभिप्राय है? तो बट नेचुरल है कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, तत्कालीन संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्य विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में, यानी कोई मध्य विद्यालय था उसको उत्क्रमित करके माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया। ठीक है, मध्य मतलब मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल बना। सरकारी मध्य विद्यालय से उत्क्रमित होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय बना। कोई सरकारी मध्य विद्यालय था, मिडिल स्कूल था, उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 तक कर दिया गया। ये दोनों सही है। नियमावली 2021 में अभिप्रेत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय का क्या? इसमें माध्यमिक विद्यालय यानी हाई स्कूल का क्या मतलब है? इसमें उच्च हाई स्कूल यानी 12 तक, इंटर कॉलेज भी कहते हैं लोग कि इंटर की पढ़ाई है, नॉट कॉलेज। इंटर कॉलेज तो 12 तक ही हुआ, केवल 12 हुआ। इसमें कहीं 8वीं से 12 है, कहीं 6ठी से 12 है। तो जहाँ जो सिस्टम है, नियमावली उत्क्रमित का क्या मतलब है? तो बिहार सरकार के संकल्प संख्या 1021 के अंतर्गत मध्य विद्यालय अथवा माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में
उत्क्रमित विद्यालय और सभी प्रकार के मध्य विद्यालय नहीं, केवल बिहार सरकार के संकल्प के द्वारा जो मध्य विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित किए गए हैं। नियमावली के अनुसार माध्यमिक विद्यालय का क्या अभिप्राय है? तो राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उत्क्रमित विद्यालय CBSE, ICSE या बिहार परीक्षा समिति से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है, वो माध्यमिक विद्यालय है। अब इसमें वे सभी विद्यालय जो पहली कक्षा से नहीं, पहली से 8वीं तक का कोई मतलब नहीं है, हाई स्कूल का मतलब है, तो आंसर 1 होगा। फिर आगे देखते हैं, नियमावली 2011 में उच्च माध्यमिक विद्यालय का क्या अभिप्राय है? तो सभी उच्च माध्यमिक, अभी तक माध्यमिक विद्यालय का मतलब था, अब उच्च माध्यमिक मतलब 12 तक सभी सरकारी प्रोजेक्ट उत्क्रमिक CBSE, ICSE, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अस्थायी रूप से संबद्ध विद्यालय जहां कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती है। केवल 8 से 12 तक की पढ़ाई वाले विद्यालय, सभी माध्यमिक विद्यालय नहीं, सभी प्रकार के स्कूल जहां जैसी सुविधा है 6 से, पहली से, मतलब इसमें कोई लोअर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट है कि 12 तक की पढ़ाई पक्की होनी चाहिए। तो पहला है, निम्न का सही सुमेल क्या है? कई प्रश्न सुमेल करने के होते हैं, यानी मिलाने के कि क्या सही है। तो जिला परिषद और उसके सामने है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। कौन सा जिला परिषद किसको कहेंगे? तो 2006 पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद। नगर निकाय कौन होगा? तो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित संस्था, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत। टाउन में जो टाउन का म्यूनिसिपल एरिया बन जाता है तो नगर पंचायत कहलाता है। तो ये नगर निकाय। संवर्ग का क्या मतलब है? कैडर बन रहा है, तो प्रमंडल स्तर पर प्रधानाध्यापक का संवर्ग। नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी गलत है, नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं है, इससे उसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। नियमावली 2021 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकार का क्या अर्थ है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का क्या मतलब है? यानी जो किसी चीज पे एक्शन ले सके, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके किसी हेडमास्टर पे, तो वो किसके पास है? तो रीजनल, क्षेत्रीय डिप्टी डायरेक्टर, जिसको हम अपने बिहार की भाषा में RDD साहब बोलते हैं, हाई स्कूल उन्हीं के पास होता है। DO साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास नहीं होता है। तो ये क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिसको RDD बोलते हैं, ये सही हुआ इसका उत्तर। अब नियमावली 221 के अनुसार अपलीय पदाधिकार किसके पास? डिसिप्लिनरी जान गए RDD साहब हैं, और RDD साहब ने किसी का पक्षपात लिया, कोई गड़बड़ी हो गई, आपको कोई दुख पहुंचा, आपकी नौकरी चली गई, तो फिर ये किसको मिलेगा ये राइट? जहां जाके अपना दुखड़ा रो सकते हैं, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा के पास ये राइट डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा के पास चला जाता है। अब चिन्हित विद्यालयों में नियमावली में शिक्षक से क्या अभिप्राय है? मतलब इस नियमावली का शिक्षक कौन है जिसको कह रहा है कि आप आओ और आप अगर हो तो नौकरी की तैयारी के लिए परीक्षा दो, यानी सबको नहीं बुला रहा है, इसका अपना शिक्षक है, उसकी अपनी परिभाषा है। तो इसका शिक्षक कौन है? तो चिन्हित विद्यालय में कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक। चिन्हित का मतलब समझ रहे हैं? यानी जो पहले बताया गया है कि कैसे कौन कौन से स्कूल हैं, तो उसमें 9 से 10 पढ़ाने वाले या 11 से 12 में अध्यापन करने वाले, यानी 1 और 2 सही उत्तर हुआ। समझ गए? अब एक क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में क्या सत्य है? अब आ बड़ा, अभी टीचर की बात हो रही थी, UGC कहाँ से आ गया? तो हाँ, आ गया इसलिए कि उसमें अर्हता में लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी में, कि आपको 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर होना होगा, यानी MA, MCOM, MSc पास होना होगा, और वो पास की डिग्री UGC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं से उठा के ले आएंगे। तो आ गया ना UGC शब्द, तो इसको एक्सप्लेन करना होगा। हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन के आ जाए। तो कोई शब्द को मैं नहीं छोड़ा हूँ,
बिल्कुल चलनी की तरह चाल कर चीज़ों को शुद्ध रूप में निकाला हूँ। ठीक है, तो चूंकि आप भी यही करते हैं, कबीर तो यही कहते थे कि गुरु से बड़ा कौन है, जो नीचे से हाथ लगाता है और ऊपर से थाप मारता है और नीचे से कंकर पत्थर निकाल देता है। यही तो गुरु की महिमा है। तो इसी आप ही से सीखा हुआ ट्रिक मैंने भी यूज किया है। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे थाप। तो देखिए, देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण करने, रखरखाव करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। अब यहाँ पे बहुत भरम है। देखिए, प्रोटो संस्था बनी थी यूजीसी। प्रोटो संस्था आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री, ये भी सब याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन लोगों ने हायर एजुकेशन को ठीक करने के लिए, एक दिशा देने के लिए, बल्कि उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन का भी नाम आता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में उनकी कमेटी बनी थी। खैर वो बात की चीज़ है। तो पहले आद्य रूप में बना। आद्य रूप में कब बना? तो विकल्प 3 देखिए, तत्कालीन उस समय के शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ने दिसंबर 28, 1953 को औपचारिक रूप से यूजीसी का उद्घाटन किया था। कब? 53 में, कि हाँ यूजीसी है। उसके बाद वर्ष 1952 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि उच्च शिक्षा के सारे संस्थानों के अनुदान सहायता के आवंटन से संबंधित सभी मामले अनुदान आयोग को जाएंगे। काम तो करने लगा। तो जब काम करने लगा तो इसको लगा कि अब संवैधानिक बॉडी बनाया जाए, एक स्टैच्यूटरी, एक नियमबद्ध किया जाए। तो अंत में पार्लियामेंट के द्वारा 56 में ले आया गया। तो इस तरह से 3 डेट याद रखना है, 56, नवंबर 52 और 53। ये यूजीसी के बारे में हुआ। आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ गुरुवार। चूँकि वीडियो लंबा हो जाने पे आप लोगों को दिक्कत है कि समय का अभाव है, इस वीडियो को कभी भी सुन सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी इस सोशल मीडिया की ये खूबी है कि आप डाउनलोड करके रख लें, जब सुनना चाहें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर छोटा इक्विपमेंट है, दिक्कत है, तो आप मुझे मेल करें, अपना मेल एड्रेस भेजें, व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम सब कुछ भेजते रहेंगे पीडीएफ बना के। आप कहीं से भी परेशान ना हो और तैयारी को ज़रूर प्रारंभ कर दें, बहुत पढ़ना है। और आपको अब आपके पास समय नहीं है, आप नौकरी करनी है, बाल बच्चों को देखना है, इतनी समस्याएं हैं, उसके बीच पढ़ाई करनी है। उम्र के मध्य में पढ़ना बहुत कठिन काम है, वो भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसलिए आपसे सादर आग्रह और निवेदन है कि यूट्यूब से जुड़े रहें और आराम से सुनते रहें, समझते रहें। अपने इस संबंधी जो भी समस्या है उसको हमसे शेयर करें। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.